मास्टर स्ट्रोक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। मास्टर स्ट्रोक पे आज सबसे पहले बात पाकिस्तान की। बर्बादी की भट्टी पर चढ़ा पाकिस्तान एक बार फिर से उबल रहा है और इसकी वजह है सुप्रीम कोर्ट पर हुकूमत का हमला। वजीर आजम वाली गद्दी बचाने की जद्दोजहद में उलझे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इस बार सीधे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से जा टकराए। अदालत को औकात बताने के लिए शहबाज ने संसद से सड़क तक मोर्चा खोल दिया। संसद के भीतर से अपनी देखरेख में हमला करवाया। सड़क वाला मोर्चा भतीजी मरियम नवाज ने संभाला, मौलाना फजलुर रहमान के हवाले किया। फसादी मौलाना कहे जाने वाले फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर तंबू गाड़ दिया। आप भी देखिए नजारा। लेकिन इसके पहले मौलाना की कट्टर फौज ने जिस तरह रेड जोन में घुसकर बवाल मचाया, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का गेट पार करने के लिए बंदर कूद लगाई और जिस तरह रेंजर्स, पुलिस और पूरी हुकूमत तमाशा देखती रही, उसने साबित कर दिया कि जिन्ना के मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत भी दो कौड़ी से ज्यादा की नहीं है। मौलाना के शागिर्दों ने पहले बवाल किया और जब खून का उबाल थोड़ा थमा तो सुप्रीम कोर्ट के गेट पर कंटेनर खड़ा कर दिया, उसी को मंच में तब्दील कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की आबरू का जनाजा निकालना था, इसीलिए मरियम नवाज भी पूरी तैयारी से पहुंची। सपोर्टर्स के बीच से हाथ हिलाती हुई गुजरी और मौलाना के कंटेनर वाले मंच पर सवार हो गई। मरियम और मौलाना ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जंग का ऐलान किया और उनके साथी चीफ जस्टिस के नाम गालियों की बौछार करने लगे। मुल्क को कौम के लिए एक वबाल, मुल्क को कौम के लिए एक वबाल। नहीं, जवाब जहां तक पहुंचाना है वहां पहुंचना चाहिए, अंदर आवाज जानी चाहिए, जवाब आना चाहिए। मुल्क को कौम के लिए एक वबाल, न कोई शर्म न कोई मलाल। अता बंदयाल, अता बंदयाल, न कोई शर्म न कोई मलाल। कट्टरपंथी जमात को इस्लामाबाद की सड़कों पर उतारने वाले जमीयत उलेमा इस्लाम फजल का चीफ मौलाना फजलुर रहमान के इरादे समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को सीधा करने की कॉल वो पहले ही दे चुका है। हम समझते हैं कि हमें मुल्क के इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उनकी बिगाड़ को हमने सीधा करना है। ये पाकिस्तान के अवाम के गरीब लोगों के टैक्सों से तनख्वाह लेते हैं और आज वो आइन को भी पामाल कर रहे हैं, कानून को भी पामाल कर रहे हैं, अदालती रिवायात को भी पामाल कर रहे हैं। मौलाना डीजल का इरादा साफ है, जब तक अता बंदियाल चीफ जस्टिस की पोस्ट नहीं छोड़ेंगे धरना चलता रहेगा। लेकिन धरना शुरू होने से पहले शागिर्दों ने जिस तरह रेड जोन में घुसकर बवाल मचाया, वो इशारा कर रहा है कि मौलाना अपने गुंडों की मदद से सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा भी कर सकता है। कहने को तो पाकिस्तान में सरकार चला रही 13 सियासी पार्टियों के गठबंधन PDM का चीफ है मौलाना, लेकिन उसकी फसादी फितरत की कहानी लंबी है और इमरान से अदावत पुरानी है। 2018 से ही इमरान के खिलाफ खड़े मौलाना फजलुर रहमान ने 2020 में इस्लामाबाद को बंधक बनाकर बड़ा बवाल मचाया था और उसी के बनाए माहौल ने इमरान को गद्दी से उतारे जाने की राह बुलंद की थी। और इस बार मौलाना के साथी पार्लियामेंट में खड़े होकर इमरान खान को फांसी पर लटकाने की बात कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को PTI के टिकट पर चुनाव लड़ने की सलाह दे रहे हैं। हमारे अदालतें जिस तरह ये उनका दमाद है, जिस तरह ये उनका दमाद है, उस तरह उनको कहा जाता है जनाब वेलकम। जनाब हमें आपको देख के बड़ी खुशी हुई जनाब। अगर इस यहूदी एजेंट को देख के इन अदालतों को बड़ी खुशी होनी है तो फिर जनाब ये अदालतें छोड़ दें और PTI के ये भी किसी जगह से मेरे हल्के में सीट खाली पड़ी है वहां पे आके
ये पीटीआई की टिकट पर इलेक्शन लड़ लें। सवाल यह है कि अब इमरान खान क्या करेंगे। वैसे सवाल तो ये भी है कि एक ऐसा मुल्क जहां हुकूमत और फौज कोर्ट के खिलाफ खड़ी हो तो वहां सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगा। हालत देख रहे हैं आप सोचते हैं इससे नीचे कहां जाएगा पाकिस्तान, या यहां से क्या खराब हो सकती है सिचुएशन, ये और ज्यादा नीचे जाता है। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट बेबस है। एक तरफ उसके दरवाजे पर मौलाना के कट्टर फसादियों का मजमा है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट के अंदर से पैतरेबाजी शुरू कर दी। शहबाज अब तक सुप्रीम कोर्ट के फरमान के ही चिथड़े उड़ाते थे, लेकिन इस बार वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ही चिथड़े उड़ा रहे हैं। पार्लियामेंट को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को रेफरेंस भेजना चाहिए मिसकॉन्डक्ट का, और आइन के तहत जो भी कार्रवाई दर्ज की गई हुई है आइन की किताब में उस पर अमल दरामद होना चाहिए। टाइम हैज कम दैट पार्लियामेंट असर्ट्स इटसेल्फ। जो आइन और उसका कानून जो है हमें जो इख्तियारात देता है उनका इस्तेमाल किया जाए। वजीर कानून मेरे साथ बैठे हैं, इसी आइन ने सुप्रीम कोर्ट पर बयान के कोड़े बरसा रहे पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ जुमला पूरा करते उससे पहले ही शहबाज ने नेशनल असेंबली में एंट्री मार दी। मेंबर्स ने मेज ऐसे थपथपाई जैसे जनाब जंग फतह करके लौटे हों। शहबाज तालियों के बीच कुर्सी पर बैठे और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ गालियों का सिलसिला फिर आगे बढ़ने लगा। मुझे वजीर कानून ने बताया कि इस ऐवान के अराकीन पे मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी जाए जो चीफ जस्टिस का जायजा ले और मिसकॉन्डक्ट की एविडेंस के साथ आर्टिकल 209 के तहत रेफरेंस दायर किया जाए, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो कि पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तान की सालमियत के साथ, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के साथ जो है वो खिलवाड़ न किया जा सके। कायदे आजम के बेकायदे पाकिस्तान में बड़े ही कायदे से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने के लिए कमेटी बनाने का प्रपोजल पास कर दिया गया। The references shall be filed at the earliest. Names of the members may be follows: Mr. Mohsen Nawaz Ranja, Mr. Khurshid Ahmed Junejo, Mr. Salahuddin Ayubi, Dr. Shahnaz Baloch, and Mr. Salahuddin MNS. Mr. Speaker may be authorized to make such changes in the composition of the committee as he may deems fit. इसके बाद खुले गले से सुप्रीम कोर्ट को लानत भेजी गई। मुल्क के गर्क हो चुके बेड़े का ठीकरा अदालत के सर पे फोड़ा गया। मुल्क के अंदर आज बहरान है, आज पंजाब के अंदर बहरान है, आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहरान है, आज बलोचिस्तान के अंदर बहरान है, आज पूरे मुल्क के अंदर बहरान है। मैं इन 3 चीफ जस्टिस और उनके रुफका साहिबान को ये कहता हूँ कि ये हार आपके गले का तमगा है। सुप्रीम कोर्ट से शहबाज की हुकूमत की ये अदावत तभी शुरू हो गई थी जब अदालत ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में चुनाव कराने का हुक्म दिया था और इसके लिए 14 मई की डेडलाइन फिक्स कर दी थी। शहबाज को पता था कि चुनाव करवाया तो हार तय है, इसीलिए सेंसर पर अरबों रुपए लुटाने वाली हुकूमत कंगाली का बहाना बनाकर चुनाव टालती रही। शहबाज की हुकूमत ने न सिर्फ चुनाव टाला बल्कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश तक पारित कर दिया। संवैधानिक संस्थाओं के बीच टकराव का जो बीज शहबाज ने उस वक्त बोया था वो 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी और 10 मई को उनकी रिहाई के साथ ही जहरीला पेड़ बन गया। शहबाज शरीफ अब वही जहर पूरे पाकिस्तान को चटाने की तैयारी कर चुके हैं। मुश्किल ये है कि शहबाज के सिर पर अदालत की अवमानना की तलवार लटक रही है। अगर कोर्ट ने उन्हें गुनहगार माना तो जनाब गद्दी पर बैठने लायक नहीं रहेंगे, इसीलिए कोर्ट के खिलाफ पहले ही मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं। इमरान खान ने क्रिकेट के मैदान पर बड़े बड़े बल्लेबाजों को स्टंप उखाड़ते हुए आपने देखा होगा, लेकिन आसिम मुनीर से
बवाल मोड़कर इमरान खुद हिट विकेट का शिकार होने वाले हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आसिम मुनीर अब पाकिस्तान के सबसे सख्त कानून को औजार बनाकर इमरान पर हमला करने वाले हैं। मुनीर के डेडली प्लान के रुझान भी अब सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान खान को सपोर्ट करने वाले जो आर्मी फ्रैक्शन है वो खुलकर ये कह रहा है कि अब इनकलाब का वक्त आ चुका है। एक पाकिस्तानी एक्स सोल्जर ने तो यहां तक कह डाला कि पाकिस्तान का दी एंड होने वाला है। जिनकी वजह से आज हम आज़ादी की सांसें ले रहे हैं, जिनकी वजह से हम आज दुनिया के खित्ते में पाकिस्तान मौजूद है, दुनिया के नक्शे पर, इन्होंने उनकी जो बेटी है जनाब, इस शख्स को तो सरेआम फांसी देनी चाहिए थी। इमरान खान को सरेआम फांसी देने की डिमांड उठी है, वो भी पाकिस्तान की संसद से। ये है राजा रियाज, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के दिग्गज नेता हैं। इनका कहना है कि जो नुकसान पाकिस्तान को तालिबान ने नहीं पहुंचाया वो इमरान खान और पीटीआई ने कर दिया। इन्होंने वो कुछ कर दिया जो आज तक जनाब स्पीकर इंडिया, जो आज तक तालिबान नहीं कर सके, और यहूदी एजेंट और पाकिस्तान को तोड़ने वाले इमरान खान के वो काम किया है। सियासत की ओर से एस्टैब्लिशमेंट को इशारा मिल चुका है। इमरान खान को रास्ते से हटाने की तैयारी को कानूनी जामा पहनाया जा रहा है। जिस कानून को पाकिस्तान में सबसे खतरनाक माना जाता है, जिसमें दोषी पाए जाने पर अंजाम सजाए मौत है, अब उस आर्मी एक्ट के सेक्शन 59 और 60 के तहत इमरान पर केस दर्ज होगा और पीटीआई के कई बड़े नामों पर इन सेक्शंस के तहत एक्शन तेज हो भी चुका है। अभी देर ऑल्सो प्लानिंग टू कंडक्ट सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स का पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत जो है मुकदमा चलाना चाहते हैं, जिसके लिए इन्होंने मिलिट्री इंटेलिजेंस को टास्क किया है कि सोशल मीडिया से और बाकी जगह से जो है उनके निकालो, चीजें निकालो सारी की सारी। आसिम मुनीर और डर्टी हैरी जो है वो दे आर नॉट गोइंग टू कम स्लो। इमरान खान को आसिम मुनीर और डर्टी हैरी की साजिश का पूरा पता है। इमरान तो ये भी जानते हैं कि किसी भी वक्त उन्हें फिर से सलाखों के पीछे धकेला जा सकता है। इमरान का ये ट्वीट देखिए। वो आशंका जताते हैं कि राजद्रोह और गद्दारी जैसे इल्जाम लगाकर उन्हें 10 साल तक के लिए खामोश करने का प्लान बनाया जा चुका है। अब देखना है कि सेना का ऑपरेशन इमरान पहले पूरा होता है या इमरान का ऑपरेशन एस्टैब्लिशमेंट। अगर ये आर्मी एक्ट के अंदर उठाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ही जाना है पिटीशन लेके। आर्मी एक्ट में बंदे उठाएंगे मुकदमा बना के तो सुप्रीम कोर्ट कोई पहुंचेगा वकील, क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि वकीलों का इन्होंने कहा जो पीटीआई के से बिलोंग करते हैं उनको अगवा कर लिया, उनके ऊपर एफआईआर करके अरेस्ट करो। फैमिलीज आर्मी ऑफिसर्स की फैमिलीज को तंग कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान में इनडायरेक्टली मार्शल लॉ लगाने का मसौदा तैयार है। आर्मी एक्ट के नाम पर अब इमरान एंड कंपनी के खिलाफ कठोर से कठोर एक्शन होंगे। जो इमरान खान चुनाव और पीएम की कुर्सी का ख्वाब देख रहे हैं वो नींद शायद जेल में टूटे, लेकिन इमरान खान के सपोर्टर्स और आर्मी का एक फ्रैक्शन खुलकर पाकिस्तान की तबाही की भविष्यवाणी कर रहा है। फौज के खिलाफ बगावत की हुंकार भरी जा रही है। पाकिस्तानी ही ऐलान कर रहे हैं कि जिन्ना के मुल्क का दी एंड होने वाला है। जब ये आर्मी एक्ट भी लगाना चाह रहे हैं और ये गस्तापो वाला निज़ाम भी लगाना चाह रहे हैं, जब कानून सिरे से ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो फिर क्या इमरान खान को कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए? जी, इमरान खान की आप से जाके इसके अब जो है वो वक्त आ गया है कि इनकलाब का वक्त आ गया है। और हमारे पठान भाइयों को इस्लामाबाद आने की भी ज़रूरत नहीं है। ये अगर सिर्फ केपी को क्लोज कर देंगे ना, जब ये अटक का ब्रिज वहां से बंद हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे? आपके अंदर इतने लोग आ जाएंगे और ये फिर बिल्कुल दी एंड हो जाएगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ इमरान के समर्थक जितने गुस्से में हैं, वही गुस्सा सरकार के सपोर्टर्स का इमरान और पीटीआई के खिलाफ है। अब जिन्होंने 1971 का दौर देखा है या शेख मुजीबुर रहमान की क्रांति के बारे में पढ़ा है, वो जानते हैं कि इमरान खान और पीटीआई में पाकिस्तान का एक और विभाजन करने की कुव्वत है। हुकूमत इमरान को यहूदी एजेंट कह रही है और इमरान खुदा का हवाला देकर पाकिस्तानी फौज को मटियामेट करने का वेट कर रहे हैं। वैसे खबर तो ये भी है कि इमरान खान की बगावत पर पाकिस्तानी आर्मी जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ तब्दीलियां ला सकती है, क्योंकि इमरान को लेकर सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। लोग उनकी बातें सुन रहे हैं, उनके लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, मरने मारने को उतारू हो रहे हैं। इसी तरह का सपोर्ट वैसे बताऊं आपको बिहार में भी दिख रहा है। यहाँ लोग धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचन
और राम कथा को सुनने के लिए उमड़ रहे हैं। बाबा ने पटना में दरबार लगाया और एक बार फिर से राम राज्य सनातन हिंदू राष्ट्र का झंडा उठा लिया। लाखों भक्त, भव्य पंडाल, बाबा का दिव्य दरबार और एक बार फिर सनातन का प्रचार। बिहार के पागलों, अब तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा, अब तुम्हें जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा। आज के बाद घर पर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो। पटना में धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच से एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया। सबके सामने कह दिया कि बिहार से ही हिंदू राष्ट्र की ज्वाला जलेगी। बिहार के लोगों को लोग पिछड़े और बिछड़े कहते थे, लेकिन उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। बिहार के लोग पिछड़े और बिछड़े नहीं हैं, बिहार के लोग भक्ति से भरे हुए लोग हैं। बिहार के लोग सनातन हिंदू एकता का प्रतीक है और हमें तो ऐसा लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भड़क गई है। और एक दिन ऐसा आएगा पूरा भारत राममय होगा। बाबा की लाइन क्लियर है, रायपुर हो या फिर नागपुर, नवी मुंबई हो या फिर पटना, धीरेन्द्र शास्त्री लगातार सनातन की बात कर रहे हैं और फिर लगे हाथ भारत को राममय बनाने की, रामराज लाने के अपने वादे को दोहराते हैं। सनातन धर्म के झंडा को गाड़ने के लिए बागेश्वर बालाजी ने शक्ति दी है और धन्य है बागेश्वर बालाजी की महिमा। क्या भारत और क्या विदेश, अब तो अंग्रेज भी जो दिन भर हाउ डू यू करते थे वो भी सीताराम कर रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में रहना होगा तो सीताराम ही कहना होगा और हम मानेंगे ही नहीं, चाहे हमारे प्राण चले जाएं, जब तक हम भारत में राम राज्य की स्थापना का संकल्प पूरा नहीं करेंगे। हम काम और सेवा करते ही रहेंगे, हम नहीं बदलेंगे, चाहे जो हो जाए। जो हनुमान जी हमसे करवाएंगे हम करेंगे, हम कुछ थोड़ी करते, करने वाले कौन है। धीरेन्द्र शास्त्री पटना में बीते 3 दिन से हैं, अगले 2 दिन और रहेंगे। बाबा का क्रेज ऐसा है कि रविवार को 4 लाख से ज्यादा भक्त आ गए थे। पंडाल में जगह कम पड़ने लगी, इसलिए पहले सोमवार को कथा करने का प्लान कैंसिल करने की बात कही थी, लेकिन अचानक भक्तों के सामने आ गए, पर्चियां निकालने लगे। ये किसका नाम है? आपकी पत्नी नेहा कुमारी नामक अर्जी हुई पुत्र की जतिन की आर्थिक तंगी कर रहा है, गलत मार्ग में पड़ा है, वह खेल खेलता है, मोबाइल पर ऑनलाइन कलेश बन रहा है, बात नहीं मान रहा, मरने की धमकी देता है, वह पबजी खेलता है। अरे बाप रे यही बात है, बोलो बराबर सुधर जाएगा। बालाजी कृपा करें, कोई भूत बाधा नहीं है, बैठा है, हम सेना भेज देंगे, बैठा है, कंट्रोल हो जाएगा, यही दरबार में बैठा है, सुन रहा है। लेकर आए हो तुम उसको, हम कंट्रोल करवा भी बब्बाजू पूछ घुमा दे, आशीर्वाद है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय श्री राम। कहाँ है भैया? ओ पबजी बारे, खड़ो हो जा, खड़ा हो जाए, आगे के लगे नक्कटा एतया नक्कटा पबजी या खेला सब्जी न बना है ऐसी। धीरेन्द्र शास्त्री के पटना दौरे को लेकर विरोध के सुर भी उठे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा बवाल हो सकता है, मगर धीरेन्द्र शास्त्री ने भरे मंच से नीतीश सरकार के इंतजाम की तारीफ की। लेकिन एक बात बोले, बिहार में यहाँ की शासन प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छी है। एक बार ताली बजाकर धन्यवाद जरूर दीजिएगा। बहुत मेहनत कर रहे हैं। कल हम देख रहे थे सबकी वर्दी पर पसीना आ रहा था, हमें बड़ा दुख हो रहा था कि हमारे कारण बहुत मेहनत हो रही, लेकिन सभी जो सेवा में हैं पुलिस बल में वो भी बहुत प्रसन्न है। बोले महाराज जी, एक जने हमें मिले, बोले महाराज जी मेहनत तो ठीक है होती रहती है, आप आए हमें ये बहुत अच्छा लगा, हमारा मन और बड़ा गदगद हो गया। तो यहाँ की प्रशासन को एक बार ताली बजाकर धन्यवाद जरूर दीजिएगा। धीरेन्द्र शास्त्री का पटना दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब सभी सियासी दल 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। नेता जानते हैं कि बाबा का एक वोट बैंक तो है, बाबा के सपोर्टर्स हैं, और अगर बाबा के सनातन प्रण वाला सिस्टम वोट में तब्दील हो जाए तो नेताओं की नैया पार हो सकती है। इसीलिए हर दल फिलहाल बाबा और उनके भक्तों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता। बिहार में काबा, बागेश्वर बाबा। यही हाल लालू की पार्टी आरजेडी का भी है, जिसे बाबा की पॉपुलैरिटी देखकर अपने सुर नरम कर दिए हैं। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बाबा को देशद्रोही कह दिया था, याद है ना आपको?
लेकिन उनके बयानों से अब पार्टी ने किनारा कर लिया है। आरजेडी के नेता और मंत्री कह रहे हैं कि बिहार में बाबा का कोई विरोध नहीं है। सवाल यही है कि बाबा ने आरजेडी को कितना वोट दिखा दिया है। बागेश्वर बाबा माफी मांगने के लिए रोज अपना आदमी को भेज रहा है, तो माफी दे दिए। 10 दिन से भेज रहा है, माफी दे दिए। बागेश्वर बाबा तो डरपोका है, वो देश द्रोही है, वो उसको देश से बाहर कर देगा। देश द्रोही है बागेश्वर बाबा। 9 मई को ही लालू के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव के इस बयान के बाद बाबा के दौरे का विरोध शुरू हो गया था। तेज प्रताप यादव ने तो ये तक कह दिया था कि बाबा को पटना में घुसने तक नहीं देंगे, विरोध करेंगे। इसके लिए बाकायदा तेज प्रताप यादव की प्राइवेट आर्मी की तस्वीरें भी सामने आई। ऐसा लगने लगा कि बिहार सरकार बाबा बागेश्वर के दौरे के विरोध में है। उनके पटना दौरे पर बवाल हो सकता है, लेकिन 13 मई को धीरेन्द्र शास्त्री आए, दरबार लगने लगा, लाखों भक्तों की भीड़ आई, महागठबंधन को वोटर्स दिखे, तो फिर तेज प्रताप यादव का कोई बयान नहीं आया, न उनकी कथित सेना दिखी, बल्कि पटना के एक मंत्री ने कह दिया कि बिहार में बाबा का कोई विरोध नहीं है। तेज प्रताप जी इस तरीके का बयान दे रहे हैं। देखिए, वो मामला है, व्यक्तिगत रूप में ऐसा नहीं है, कोई आ रहे हैं तो वो अपना कोई भी आ सकते हैं। हमारे सेना बना कर रोकने की बात हो रही। देखिए, ऐसा तो कोई बात नहीं है, सरकार तुमको ये दे रही है, सुरक्षा मुहैया करा रही है, सब कुछ करवा रही है। न्योता भी मिला है सरकार को आने के लिए। स्वाभाविक है कि देखिए, संबंध के ये मतलब थोड़ी होता है कि मतलब हम आपसे कोई लाठी चला रही, किसी एक व्यक्ति का विरोध, या ये नहीं कर सकते कि सबने मिलकर विरोध किया। इस बीच बाबा की तरफ से सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को कथा में आने का बकायदा न्योता दिया गया। बाबा ने तेजस्वी यादव के घर कथा के संयोजक को भेजा। न्योते को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री के दूत ने तेजस्वी के मैसेज को मीडिया के सामने भी रखा। तेजस्वी का भी तुरंत रिएक्शन आया। सशरीर डिप्टी सीएम से हम मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है बजरंगबली की कृपा होगी तो जरूर आएंगे। क्या लालू यादव जी भी पहुंचेंगे उनका स्वास्थ्य अभी अलाउ करेगा तो आ सकते हैं। निमंत्रण हम लोगों के यहाँ आता रहता, तो उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि जनता का जहाँ भलाई हो वहीं हम अपना समय देते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बजरंगबली के भक्त हैं और तेजस्वी भी अब बीजेपी को घेरने के लिए बजरंगबली की बात करते हैं। लेकिन ये भी सही है कि जनता बाबा के दरबार में पहुंच रही है। जितने लोग पंडाल के अंदर, उतने ही बाहर दिखते हैं। और बाबा भी लगातार नीतीश सरकार के इंतजाम की तारीफ कर रहे हैं। और कुछ भी ऐसा है नहीं, न विरोध है न कुछ। यहाँ की प्रशासन व्यवस्था भी बहुत अद्भुत, उनको भी साधुवाद, खूब सुरक्षा है। जो बीच में अलर्ट जारी किया था कि कुछ ऐसा कुछ होने वाला है, सब हनुमान जी के ऊपर है, भगवान रक्षा करें सबकी मंगल में। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था बहुत गंभीर, और हम बहुत प्रसन्न। हनुमंत चरित्र बोलने में हमें बहुत सुंदर कांड पर कथा कर रहे हैं तो बहुत आनंद भी आ रहा है। तो आप सब जो चिंता जगह जगह कर रहे हो, आप चिंता मत करो, बहुत प्रसन्न। यानी कुल मिलाकर मुद्दा 2024 के चुनाव का है, हिंदू वोटर्स का है। जातियों में बटे वोटर्स को सनातन की छतरी के नीचे पहुंचे लोगों को रिझाने का है। इसीलिए हो सकता है कि तेजस्वी यादव अगले 2 दिनों में बाबा के दरबार में बजरंगबली के नाम पर हाजिरी लगा दे और मैसेज ये जाए कि महागठबंधन के नेता बाबा के विरोधी नहीं है, वो तो जनता की भलाई के लिए किसी भी दरबार में जा सकते हैं। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। मोदी की हैट्रिक बहुत हद तक यहाँ डिपेंड भी करती है 40 सीटों पर। 2024 के बाद यानी 2025 में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी दिव्य दरबार के सहारे दोनों ही टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेगी। बाबा के दिव्य दरबार में बीजेपी के दिग्गज जुटने लगे। क्या पाटलिपुत्र का मुकद्दर इस दरबार से ही तय होगा?
ये बैटल ऑफ पाटलिपुत्र का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इंटरेस्टिंग इसीलिए क्योंकि आस्था को सियासत का साथ मिला है या सियासत को आस्था का आशीर्वाद मिला है, इसका फैसला करना मुश्किल है। विरोध के बीच धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में बीजेपी के कई दिग्गज हाजिरी लगा रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज ऐसी मानो बाबा से लंबे वक्त से लगाव है। सवाल यह है कि क्या बैटल ऑफ पाटलिपुत्र में धीरेन्द्र शास्त्री ही बीजेपी के गेम चेंजर बनेंगे? बिहार की राजनीति जितनी जटिल दिखती है, जातियों का एनालिसिस उसे उतना सरल कर देती है। पूरे बिहार में MY फैक्टर की हिस्सेदारी करीब 30% है और इस इक्वेशन के दम पर राजद आज भी चुनाव में मजबूती से ताल ठोकती है। बीजेपी के नेता बाबा के सनातन दरबार से इस MY फैक्टर में सेंध मारी की कोशिश में लगे हुए हैं और हम मानेंगे ही नहीं, चाहे हमारे प्राण चले जाएं, जब तक हम भारत में राम राज्य की स्थापना का संकल्प पूरा नहीं करेंगे। हम काम और सेवा करते ही रहेंगे। चाहे सनातन में घर वापसी की हुंकार हो या हिंदू राष्ट्र की यलगार, धीरेन्द्र शास्त्री के लक्ष्य से जैसे ही बीजेपी फैक्टर जुड़ता है, वैसे ही रडार पर 80% वोट बैंक आ जाता है। वो वोट बैंक जिसमें बीजेपी ने यूपी में सेंध लगा ली है, लेकिन बिहार में नहीं। अनुमान के मुताबिक बिहार में 14.5% सवर्ण आबादी है, जबकि ओबीसी आबादी 31% है। मोस्ट बैकवर्ड क्लास 21%, शेड्यूल्ड कास्ट 16% और मुस्लिम आबादी 17% के आसपास है। बीजेपी कई बार बिहार में सत्ता में साझेदार रही है, लेकिन अपने दम पर राज्य में आज तक सरकार नहीं बना पाई है। सनातन के नए पोस्ट बॉय धीरेन्द्र शास्त्री का मिशन सनातन अगर बीजेपी ने कैश कर लिया और कास्ट इक्वेशन में सेंध लगा दी तो चमत्कार हो सकता है। जो रणनीतिकार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को सत्ता पर काबिज करवा चुके हैं, वो तंज मारकर बाबा फैक्टर की अहमियत समझा रहे हैं। भैया बीजेपी वालों से जाके पूछिए, बीजेपी किसका फोटो लगाती है? मतलब जय श्री राम का फोटो लगाते लगाते अब धीरेन्द्र शास्त्री का फोटो लगा रहे हैं, तो वही दिखाता है कि उनकी कितनी तरक्की हो रही है। अब राम जी पर भरोसा कम हो गया होगा, तब शास्त्री जी पर भरोसा करके चलेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार हनुमान जी को समर्पित है। बजरंग बली की कृपा से ही बाबा सबके कष्ट दूर करने का दम भरते हैं। बाबा के दरबार में बीजेपी के हाई प्रोफाइल नेता बजरंग बली का आशीर्वाद लेने जमा है, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि बजरंग बली बीजेपी से रूठे हैं। आप एक बात समझिए, हम तो पहले ही बोले ना कि हनुमान जी नाराज हैं भाजपा पे। बैटल ऑफ पाटलिपुत्र 2025 में आएगा। अभी की बात कर ले, बैटल ऑफ कर्नाटक जीत गई है कांग्रेस, लेकिन एक बैटल है जो मेरे ख्याल से कल शुरू होगा, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि कल मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स की जुबान पर बजरंग बली का नाम तो है। बीजेपी को घेरने के लिए बार बार बजरंग बली की बात तो हो रही है, लेकिन बजरंग बली की मदद अब इस वक्त कांग्रेस इसलिए चाह रही है क्योंकि उसे डिसीजन लेना है। चुनाव जीतने के बाद अभी तक भी सीएम का नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है। डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया रेस में है, लेकिन फाइनल फैसला लेने में अब वो घड़ी जो है आ चुकी है। विधायकों के मन की बात कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे को बता दी गई है, लेकिन फैसला क्या होता है और फैसले के बाद क्या होता है, ये दो बड़े सवाल हैं। सीएम को लेकर कर्नाटक कांग्रेस में किस तरह की सिचुएशन है, उसका असेसमेंट करने के बाद पार्टी के सीनियर लीडर्स दिल्ली पहुंचे। इनमें कर्नाटक कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के साथ सुशील कुमार शिंदे, जितेंद्र सिंह और दीपक बाबरिया मौजूद थे। सीएम कौन बनेगा? कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक किसे सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं? जब ये सवाल हुआ तो सभी का कहना था कि सभी से चर्चा हो गई है, अब पार्टी लीडरशिप को पूरी सिचुएशन बताई जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को अधिकृत किया गया कि वो कांग्रेस विधायक दल के अगले नेता का चयन करें। 3 महत्वपूर्ण ऑब्जर्वर्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व ने भेजे थे। उन्होंने एक एक विधायक से उनकी राय शुमारी की, उनकी चर्चा की। डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया दोनों ही सीएम पोस्ट के फ्रंट रनर्स हैं, दावेदार हैं, और दोनों ये बात इलेक्शन के वक्त से पार्टी की लीडरशिप के सामने रखते भी आ रहे हैं।
दोनों की अपनी कुछ स्ट्रेंथ है जो उन्हें टॉप पोस्ट के लिए मुफीद भी बनाती है। डीके शिव कुमार पार्टी के क्राइसिस मैनेजर और ट्रबल शूटर्स के नाम से मशहूर हैं। कर्नाटक स्टेट में पार्टी प्रेसिडेंट बनने के बाद 3 साल से लगातार पार्टी को एकजुट करते रहे और चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी थी। डीके शिव कुमार को गांधी परिवार का करीबी माना जाता है। उनका लंबा सियासी अनुभव है। दूसरी तरफ है सिद्धारमैया, जो पूरे स्टेट में पॉपुलर है। ऐसा दावा है बहुत से कांग्रेस के विधायकों के बीच भी सिद्धारमैया लोकप्रिय है। 2013 से 2018 तक सीएम के तौर पर सरकार चलाने का अनुभव है, मगर चुनाव नतीजों के बाद भी अब तक कोई नाम फाइनल नहीं हुआ है। लिहाजा दोनों लीडर्स को दिल्ली बुला लिया गया। सिद्धारमैया और उनके साथ कुछ विधायक दिल्ली पहुंचे, लेकिन डीके शिव कुमार ने कर्नाटक में ही रहने का फैसला किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि वो पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट है और उन्हीं की अध्यक्षता में पार्टी ने 135 सीटें जीती हैं। I am a man, single man. I believe in one thing. A single man with courage makes a majority. I proved it. I don't want to disclose what all has happened from the last 5 years. हालांकि देर शाम उन्होंने कहा कि पेट में गड़बड़ी की वजह से दिल्ली नहीं जा पाए। Some stomach infection, आಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ I don't have any MLAs. I have 135 MLAs. We will leave it to the high. हालांकि इस वक्त सीएम को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। मीडिया में कर्नाटक में सीएम और डिप्टी सीएम के फॉर्मूले की चर्चा होने लगी है, लेकिन पार्टी के नेताओं का कहना है कि अभी कोई फैसला नहीं होगा। जो फैसला होगा सबके सामने होगा। अभी कुछ देर पहले आपने सुना डीके शिव कुमार ये कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा स्टमक इन्फेक्शन हो गया, इसलिए मैं दिल्ली नहीं जा सकता। लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है कि कल दिल्ली आ सकते हैं डीके शिव कुमार। मैं कल दिल्ली जा सकता हूं। आज उनके पेट में इन्फेक्शन था जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए। सिद्धारमैया आए थे, उनके साथ कुछ उनके साथी भी आए थे, लेकिन डीके शिव कुमार नहीं आए थे। अब कल सीएम पर हाईकमान का फैसला होने वाला है। शायद उनको दोबारा तलब किया गया हो। कल दिल्ली आ सकते हैं डीके शिव कुमार। लगातार इन दोनों के बीच अनकही जो जंग होती है वो छिड़ी हुई है सिद्धारमैया के बीच और डीके शिव कुमार के बीच। अब पार्टी को जिता दिया है। पार्टी को फैसला लेना है कि दोनों में से कौन जो सरकार चलाएगा, और दोनों कह चुके हैं कि हम प्रबल दावेदार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।